हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। वेलकम टू पूसा क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कोई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हो आप लोग। मेरा भी हालचाल पूछ लो यार। मैं भी थोड़ा बीमार था, अब ठीक होकर के आ गया हूँ ढंग से। हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर जो हम कर रहे थे रिटायरमेंट। सर पार्टनरशिप इतना लंबा चलता जा रहा है, पक गए हैं, बोर हो गए हैं। मैं भी यहाँ पर पढ़ा पढ़ा के आपको पार्टनरशिप बोर हो गया हूँ, तो कुछ इंटरेस्टिंग तो मिल ही नहीं रहा अभी। बट क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। रिटायरमेंट करना है, अभी डेथ करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो डिसोल्यूशन चैप्टर करेंगे हम, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो वहां पे मे भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बट अगर अभी रोज दाल रोटी खानी है तो खानी पड़ेगी, क्या करें। अगला जब हम बुक शुरू करेंगे, जब नेक्स्ट बुक हमारी स्टार्ट होगी, बुक 3 शुरू करवाऊंगा, उसके बाद बुक 2 करना। तो बुक 3 के अंदर हम लोग थोड़ा सा चाट पापड़ी खा लेंगे। यहाँ पर तो अब यही दाल रोटी जो खानी है, चलो खाते चलते हैं, मजबूरी है। मेक श्योर करते हैं जो दाल खा रहे हैं उसको दाल मखनी बना ले हम लोग, सो दैट थोड़ा सा हमारे लिए चेंजेस आ जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए हमारे लिए। तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को रिटायरमेंट की फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शुरू करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया। ये सारी चीजें, गुडविल, चेंज इन पार्टनरशिप रेशो, आई होप ये सारी चीजें, सारी वीडियोस आप लोग देख कर आ रहे हो और वहां तक आपको समझ में आया। तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर क्या ये क्वेश्चन छोटा सा है? हाँ छोटा सा, ये ट्रस्ट में ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जब शुरू कराऊंगा इसके बाद कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो आओ ये वाला देख लेते हैं। Partnership deed of C and D, who are equal partners, has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 months notice in writing. C और D दोनों पार्टनर्स थे, इनकी आपस में बात हो रखी थी कि यदि कोई भी फर्म से रिटायर होना चाहता है तो यहाँ पर 6 महीने का नोटिस दे दो और रिटायर हो जाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इनकी टर्म्स क्या है। द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होगा उसको दे दिया जाएगा, उसके करंट अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होगा उसको दे दिया जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है थोड़ी बहुत। आगे कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटिंग ईयर्स। यहाँ पर कहता है यदि कोई तुम्हारा शेयर आउटस्टैंडिंग होगा रिटायरमेंट की डेट तक प्रॉफिट का, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला। प्रीसीडिंग का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर पिछला। पिछले 3 साल के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। लेट्स सी, क्वेश्चन में देखेंगे, मैं करवाऊंगा आपको। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 times the average profit of the 3 preceding completing years। अब यहाँ पे कह रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 times। 1.5 times का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और कौन सा गुडविल का मेथड फॉलो करना है यहाँ पर हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है पिछले 3 साल के। तो यानी कि यहाँ पर 3 साल के पिछले हमें प्रॉफिट्स डेफिनेटली गिवन होंगे। तो हम लोग आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं नीचे। सी भाई साहब ने नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का, और पहली लाइन में कहता है कि जब भी रिटायर होगा तो यहाँ पर 6 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। जब आप भी किसी कंपनी में जॉब करोगे और आप वहां पे रिटायर हो जाओगे, रिटायर नहीं भी होते, आप छोड़ के जाओगे, कंपनी रिजाइन कर दोगे, तो आपको भी नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है 1 या 2 महीने का। हर किसी को करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये नोटिस पीरियड था। अब 31 मार्च 19 को रिटायर होने का फैसला लिया है, तो कब तक सर्व करना पड़ेगा कंपनी को? 30 सितंबर 2019 तक। 6 महीने आपको और कंपनी को देने पड़ेंगे। आगे कहता है व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000। जब जिस दिन इसका रिटायरमेंट डेट थी, यानी कि इस डेट पर 30 सितंबर 19 पर इसके कैपिटल अकाउंट में कितना माल पड़ा था, कितना रोकड़ा था इसके उसमें कैपिटल अकाउंट में? सर 6000 रुपए बस। हाँ कोई बात नहीं, छोटी फर्म होगी, छोटा पार्टनर होगा, 6000 रुपए पड़े थे। एंड हिज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के आगे एक और चीज लिखी है, डी आर डॉट, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था 500 रुपए। कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? कि ये पैसा पार्टनर को मिलना नहीं है, जबकि पार्टनर ने क्या करना है? देना है फर्म को। तो दैट मीन्स 6000 तो उसको फर्म से मिलना था जो उसके कैपिटल अकाउंट में पड़ा था, बट जो करंट अकाउंट में 500 रुपए पड़े हुए थे वो सी ने फर्म को देने थे। तो यहां पर आ जाओ, प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटिंग ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास यहाँ पर। 2019 का है 1600, 18 का 2200 और 2017 का 2800। एंड में कहता है डिटर्मिन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। कहता है सी की ड्यू अमाउंट निकालो। देखो हमारे पास ना 2-3 तरीके होते हैं। या तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, या फिर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ या लोन अकाउंट बनाओ।
तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग ना ऐसे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ जाओ स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अमाउंट पेबल टू सी, रिटायर हुआ है ना, डी थोड़ी ना हुआ है, सी हुआ है। अमाउंट पेबल टू सी, सी को कितनी अमाउंट देनी है देखते हैं। सबसे पहले तो जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 6,000 रुपये पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था ये तो। फिर इसके करंट अकाउंट में भी कुछ बैलेंस गिवन है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस में लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये कैसा बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था। और डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि पार्टनर ने ये पैसे फर्म को देने हैं। तो सी को हमने 6,000 देने थे और इससे 500 रुपए लेने थे। हम कहेंगे भैया यहीं पर कटवा ले, माइनस कर ले अपने 500 रुपए। तूने, हमने तेरे को 6,000 देने हैं, तूने हमें 500 देने हैं, तो यहीं पर बैलेंस आउट कर लेते हैं, हिसाब यहीं बराबर कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट तो हमने उसको दे दिया भाई, उसके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है वो हमने उसको दे दिया, और उसके करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो हमने लेना था वो भी हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटिंग ईयर्स। कहता है सी को 6 महीने के लिए फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। 31 मार्च 19 से लेकर के यहाँ पर 30 सितंबर 19 तक फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट तो मिलेगा ना, चाहे नोटिस पीरियड में भी हो। तो यहाँ पर कितने मंथ्स का टाइम था, 6 मंथ्स का। अब इस पीरियड का प्रॉफिट कैसे डिसाइड करें, क्योंकि प्रॉफिट कब एस्टिमेट किया जाता है, साल के एंड में डिसाइड करा जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ साल भर में। तो इस पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को यूज करो। ये 2800, 2200 और 1600 कह रहा है, इन तीनों को यूज करो, इन तीनों का एवरेज निकाल लो, जो भी इन तीनों का एवरेज आ रहा है उसको इस साल का प्रॉफिट मान लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना वर्किंग नोट बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर अपना वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट। और पहला नोट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट अप टू 30 सितंबर 19। और ये हमारा पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स क्या आते हैं हमारे पास, जहां तक मेरे को याद है 1600 प्लस 2200 प्लस 2800 डिवाइडेड बाय 3। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे साल का प्रॉफिट। हमें चाहिए आधे साल का, यानी कि 6 मंथ्स का। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ना देखो, एवरेज निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, पहले ऊपर पूरे न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताई हुई है पिछली वीडियोस में भी। अगर बीच वाला नंबर इक्वी डिस्टेंट होता है दोनों वैल्यूज से, इक्वी डिस्टेंट बोले तो दोनों वैल्यूज से बराबर बराबर की दूरी पे होता है, यहाँ पे भी 600 की दूरी पर है और इधर भी 600 का डिफरेंस है, तो बीच वाला नंबर ही हमारा क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है। अगर हमारे पास 3 मार्क्स हैं, 40, 80, 120, तो हमारे पास एवरेज मार्क्स कितने होंगे, प्लस करके डिवाइड बाय 3 करने से अच्छा सीधा मिडल टर्म को एवरेज मान लेना। क्यों, क्योंकि मिडल टर्म जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों टर्म से बराबर की दूरी पर है, 40-40 की दूरी पर है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ये छोटा एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट छोटा ही होता है सर, ये छोटा शॉर्टकट है। कमीने पिक्चर का था ना, लाइफ में एक शॉर्टकट होता है और एक छोटा शॉर्टकट होता है, तो ये छोटा शॉर्टकट है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर एवरेज 2200 है, 2200 का आधा करना है, दैट मीन्स 1100 रुपीज है प्रॉफिट। कब तक, अप टू 30 सितंबर 2019। बट ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, हमें किसका प्रॉफिट चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का, सी का चाहिए। तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख लेंगे 1100 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर। सी का शेयर कितना था क्वेश्चन में देखते हैं। पहली लाइन में लिखा है हु आर इक्वल पार्टनर्स, बराबर बराबर के पार्टनर है। तो दैट मीन्स सी को 1100 का भी 1/2 मिलेगा, विच इज 550। 550 रुपए सी को ये प्रॉफिट भी मिल जाएगा। प्रॉफिट अप टू 30 सितंबर 19, ये कितना मिल जाएगा, 550 रुपए। तो हमारे पास हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गई। अब हमारे पास बची हमारी थर्ड एडजस्टमेंट, और हमारी थर्ड एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, वो हमारी गुडविल के ऊपर है। तो आओ गुडविल वाली एडजस्टमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। सर क्या बोल गया ये, क्या कह रहा है ये, हमें नहीं समझ आया। मैंने कहा ऊपर से पढ़ो। ऊपर से कहां से पढ़े, यहां से, द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। रिटायरिंग पार्टनर को क्या दिया जाएगा, द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का आधा अमाउंट मिलेगा।
तो यहाँ पर गुडविल कितनी निकालनी है, गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आप लोग पिछले 3 साल का निकाल सकते हो, निकाला ही है तो हम निकाल लेंगे। आ जाओ यहाँ पर एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 2, और हमारे सेकंड वर्किंग नोट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल being credited टू सीज शेयर। सी के शेयर में जो गुडविल का हिस्सा डालना है, देख लेते हैं कितना डालें, आधा डालना है। आधा किसका डालना है, जो भी फर्म की गुडविल निकल के आएगी। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आपकी एवरेज आ गई थी 2200 रुपए। अगर पिछले 3 साल का आप लोग एवरेज लोगे तो 2200 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 1.5। 1.5 को मैं यहाँ पर 1.5 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 1.5 लिख दिया। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 2200 इंटू 1.5 करेंगे, आ जाएगा 3300, और 3300 का आधा हो जाएगा हमारे पास 1650, 1650 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग 1650 रुपए गुडविल का भी शेयर डाल देंगे। गुडविल शेयर, गुडविल शेयर कितना आ गया, 1650। बस अब टोटल कर लो, जो भी ये टोटल आएगा ये अमाउंट पेबल टू सी है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, टोटल विल बी 6000 माइनस 500, 5500, 6050, ये हमारे पास 7700 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7700 रुपये आ रहा है। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है यहाँ पर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया। यहाँ पर ये सिंपली कह भी सकता था कि एक काम करो, सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ या सी का कोई टेबल बनाओ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था तो हमने ये कर लिया। सर आपने वीडियो के शुरुआत में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 8 मार्क्स, क्या ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है? नहीं, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में नहीं आएगा। यदि ये एग्जाम में आया तो ये 6 नंबर में आएगा, बट 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 3 चीजें बनानी है। कौन कौन सी 3 चीजें आप लोगों को पता है? एडमिशन में 3 चीजें क्या क्या बनाते थे? चलो जल्दी से सबसे पहली बोलो, सही जवाब निकल रहा है मुंह से। एक बच्चे ने बोला सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सेकंड क्या बनाते थे हम लोग? जल्दी 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 आ जाएगा दिमाग में, आ चुका? तो चलो लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सही सोच रहे हो बिल्कुल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट चीज जो लास्ट में फाइनली बनती है, दैट इज आवर बैलेंस शीट। ये हमारी बनेगी बैलेंस शीट। तो ये 3 चीजें बनेंगी। इसके अलावा हमारे पास कई चीजें और बनती हैं, बता देता हूं क्या क्या बनती हैं यहाँ पर। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कभी कभी बनेंगी, ये हर बार नहीं बनेंगी, जिस क्वेश्चन में आएंगी क्वेश्चन में बोलेगा एक्सक्लूसिवली। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, कई बार हम लोग किश्तों में पैसा देते हैं तो हम उसको लोन मान के चलते हैं बैलेंस को, और एक किश्तों के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं लोन अकाउंट, वहां पर हम लोग इंस्टॉलमेंट्स की सेटलमेंट करेंगे। तो मेजर मेजर यही आता है। या फिर कई बार बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स की जगह क्या बना दो, सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दो। तो एक क्वेश्चन देखें अच्छा खासा फुल फ्लेजेड, फिर इस वीडियो को यहीं ओवर करेंगे। हर वीडियो में ना आप 2 क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेजेड वाले, जिसमें आ जाएंगे, बिकॉज बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आ जाओ हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अपना करते हैं। चलो भाई आ जाओ, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मेहनत लगी है यहाँ पर, किस बात की मेहनत लगी है? यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ा, आप भी बना लो प्लीज ये सब चीजें। जर्नल का 3 पेज का फॉर्मेट बनाया मैंने, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, आपके रजिस्टर लंबा है तो आपके पास ज्यादा होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हमारे पास बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें आप लोगों को बनानी है, मैंने भी बनाई है। सो प्लीज मेरे को पॉज करो यहाँ पर, पहले बना लो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ताकि बीच में ना फॉर्मेट ना बनाना पड़ जाए। सो लेट्स सी, पॉज करने के बाद अगर आप मेरे को देख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्लीज जाओ, दोबारा से रिक्वेस्ट है, पहले फॉर्मेट बना कर आओ, पॉज कर दो यहाँ पर। तो एन एस एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। यहाँ पर रेशियो है हमारे पास गिवन कितनी, 2:3:5। ऑन 31st March 16 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट को प्लीज ढंग से देखना, बैलेंस शीट में कई सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? लायबिलिटी साइड पे आ जाओ तो क्रेडिटर्स है, कोई बात नहीं, इससे हम निपट लेंगे। जनरल रिजर्व क्या करना है, अगर तो नीचे क्वेश्चन बोलेगा कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या इसकी वैल्यू को नहीं छेड़ना, तो वहां पर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, नहीं तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्या, और कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स का भी हमें एसेट्स कोई दिक्कत आएगी नहीं। एसेट्स में आ जाते हैं कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग। नीचे इससे ज्यादा क्या होगा, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स होंगी, निपट लेंगे उससे। और क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ एंड में, इसका क्या करें? अगर क्वेश्चन कहेगा कि बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, यही बैलेंस को लेकर के चलना है आगे, उस केस में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
यदि एसेट्स की साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉस। इसे हम दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं, इसे हम लोग साथ में कहते हैं यहाँ पर डेबिट बैलेंस। ये इसका डेबिट बैलेंस है। अब तक तो ये बात सब बच्चों के जहन में घुस चुकी होगी, आत्मा में उतर चुकी होगी ये बात। चलो आ जाओ नीचे देख लेते हैं। जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। अब जी रिटायर हो गया, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है 90,000 रुपए जी के रिटायरमेंट पे, जनरल रिजर्व और पीएनएल से लेकर तो मेरे को कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रही, तो दैट मींस इसको हम लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो शुरू करें क्वेश्चन। करना क्या है क्वेश्चन में सर, ये तो बताओ, ये तो भूल ही गए। लास्ट में क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। बट सर अभी आपने क्या दिखाया था, अभी आपने हमें कुछ दिखाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने कहा क्वेश्चन को ना चेंज कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ऑल्सो प्रिपेयर, अगर देख पा रहे हो स्क्रीन पर तो नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ। ऑल्सो प्रिपेयर, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एडिशनल है प्लीज। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी, ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। साथ ही साथ क्या कर दो, जो भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है वो भी ऐड कर दो यहाँ पर। और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हम लिख चुके हैं रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बिना किसी देरी के हम लोग। चलो जी, यहाँ पर उसको साफ कर लेते हैं और एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइबिलिटी साइड, इसको निपटाते हैं। सबसे पहले हम लोग ना कैपिटल्स के बैलेंसेस को लिख लेंगे। तो कैपिटल्स के बैलेंसेस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस कितना गिवन है यहाँ पर, बैलेंसेस 225 375 450। कितना कितना, 225 375 और 450। 225 375 375 और 450। हिंदी भी सीख जाओगे तुम लोग मेरे साथ साथ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को निपटा दिया, जो जो हो गया उस पर हम लोग टिक मार्क के चलेंगे। और जिन चीजों पे एडजस्टमेंट है पहले, हाँ उसको हम लोग ऊपर नोट कर लेते हैं। तो डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, प्रोविजन पर एडजस्टमेंट है, डेटर्स पर एडजस्टमेंट मार्क कर लो, प्रोविजन पर मार्क कर लो। पेटेंट्स के ऊपर है, पेटेंट्स पर मार्क कर लो एडजस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है उस पर देख लेंगे। आगे एनएनएस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। और गुडविल पे एडजस्टमेंट है। बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो निपटाते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड में। और क्या गिवन है, जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करता है, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में। 90,000 को बांटना है किस रेशो में, 2:3:5। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पर अभी हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, क्या हम लोग इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर मैंने बैलेंस शीट में से उठा करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, तो क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करूं, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, जर्नल का भी हमने फॉर्मेट बनाया है। इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। बट अब मैं ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, तो इसकी यहाँ पर मेरे को जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर नंबर 1 जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस को खत्म कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, एनएसजी। एनएसजी कमांडोज भी हमारी कंट्री में, तो उन्होंने वहां से कोड उठाया होगा। तो एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू जीज कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसेस हम लोगों ने यहाँ लिखे। इधर हम लोग अपनी नरेशन लिखेंगे। सर हम लोग तो नहीं लिखेंगे, डीट है, कोई बात नहीं, तुम्हारे चेकर्स भी डीट होंगे, वो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं लिखेंगे। तो जनरल रिजर्व 90,000 है, 90,000 को बांटना है 2:3:5 में। तो हम लोग यहाँ पर बांट देते हैं, बहुत आसान है। टोटल 10 बनता है 532 का। 90,000 को 10 से डिवाइड करो तो 9,000 आ जाता है। 9,000 इंटू 2 18,000, 9,000 इंटू 3 27,000 और 9,000 इंटू 5 45,000। ये कैसे आया, मैं एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। 90,000 बांटना था 2:3:10 की रेशो में। तो 90,000 इंटू 2/10 इंटू 3/10 और 90,000 इंटू 5/10। ठीक है, तो हमने ये ऐसे कर लिया। अब जनरल रिजर्व को यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बांट के दिखाओ, यहाँ पर भी दिखाओगे बाय जनरल रिजर्व। पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, जनरल रिजर्व का बैलेंस मिल रहा है। ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास हमारी
क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर बांट देते हैं, कितना कितना आया था, 18,000, 27,000 और 45,000। चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं अपने क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 165। इससे लेकर नीचे एक एडजस्टमेंट है, बट इससे रिलेटेड नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर की है। तो चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर, चलो कर लेते हैं, इसी के साथ ही कर लेते हैं। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आ गया। अनरिकॉर्डेड, बिन बुलाया मेहमान है, ये लाइबिलिटी है। ये बिन बुलाया मेहमान लाइबिलिटी होती है। बुलाया हुआ मेहमान फिर भी ठीक लगता है कि चलो हमने इन्वाइट करा था, बट ये तो अनरिकॉर्डेड है। एक क्रेडिटर आ गया बिन वजह का, तो अब उसको 30,000 रुपए देने हैं, तो यानी कि क्रेडिटर्स में 30,000 बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डाल दो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा ये, डेबिट साइड। सारी नुकसान की चीजें कहाँ आती हैं, डेबिट साइड पर। तो यहां पर हम लोग डाल देंगे टू अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 30,000 रुपए। और इधर जब हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, जो ऑलरेडी थे 165 के, प्लस इसमें हम लोग 30,000 और कर देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स का जब मैं बैलेंस लिखूंगा, 165 के मेरे पास ऑलरेडी थे, 30,000 रुपए के क्रेडिटर मेरे पास और आ गए। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास टोटल कुल क्रेडिटर्स हो गए 1,95,000, 1,95,000। क्या हम इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक अननेसेसरी लाइबिलिटी अराइज हो गई, और जितना भी लाइबिलिटी का नुकसान है कहाँ जाता है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए लाइबिलिटी का जो नाम था क्रेडिटर्स, हम उसको यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,000। जितना हमारा नुकसान हुआ, उतने नुकसान की अमाउंट हमने अपनी यहाँ पर लिख दी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये भी हो गया, सी पार्ट भी हो गया, और हमारी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज वाली साइड पूरी की पूरी निपट गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर कैश की बात कर रहा है। कैश को सबसे एंड में डील किया करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, रिटायरिंग पार्टनर को हम इमीडिएटली कैश दे रहे होते हैं, तो उसको हम लोग एंड में देखेंगे। आगे आ जाते हैं, डेटर्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अच्छा, पेटेंट्स के बाद स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, तो इन पे भी एडजस्टमेंट है, यानी कि अब सब पे एडजस्टमेंट है एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैसा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, लॉस हो रहा है। तो क्या पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, सर जब नुकसान हो रहा होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो यहां पर हम लोग डेबिट कर देंगे, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओहो, चलो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर फिर हम लोग लिख देंगे जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इधर क्रेडिट साइड पे क्या डाल देंगे, पीएनएल का बैलेंस डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हो रहा था हमें, लॉस था 75,000 का, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 2:3:5 में। तो यहाँ पर 75,000 इंटू 2/10, फिर इधर 75,000 इंटू 3/10, और इधर आ जाएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अगर हम करेंगे तो 15,000, 15,000, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 22,500, और इधर हमारे पास आ जाएगा 37,500। और पीएनएल अकाउंट में जितना लॉस था हम लोग इसको लिख देंगे 75,000। और क्या करना है, इस लॉस को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल को डेबिट करना है, या तो लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, कितना, 15,000, 15,000, 22,500, तो यहाँ आ जाएगा 37,500। चलो जी, हमारा पीएनएल का भी यहाँ पर हिसाब किताब खत्म हुआ, हमने ये भी निपटा लिया। अब हम लोग अपना रिमेनिंग पार्ट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट कहता है डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। नुकसान हो गया, दिल टूट गया थोड़ा सा, 6,000 के डेटर्स क्या हो गए, नुकसान में आ गए, बैड डेट्स हो गए यहाँ पर। अब बैड डेट्स हो गए तो क्या करें, उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। आगे कहता है अंडर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। अब यहाँ पर प्लीज अपने दोनों कान, अपने छह सेंसेस, सारी चीजें ढंग से खोल करके सुनना। क्या बोलता है यहाँ पर, जो ये डेटर्स थे 6,000 रुपए के, ये तो चले गए, ये हमने पढ़ लिया, ये हमें समझ में आ गया,
बट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ था, और ऑलरेडी कितना प्रोविजन था हमारे पास, 15,000 का प्रोविजन था। ये डेटर्स जो 6,000 रुपए के हमारे बैड डेट्स हुए हैं, इसको हम प्रोविजन से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री पे आना प्लीज, जर्नल एंट्री देखते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ। और हाँ, यहाँ पर प्लीज एडजस्टमेंट नरेशन डालना मत भूलना। चलो फोर्थ, अब यहाँ पर हमें नुकसान हो गया, बैड डेट्स जो हमारा नुकसान है वो तो हम लिख देंगे यहाँ पर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और बैड डेट्स के होने से क्या हो जाता है, बैड डेट्स के होने से हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू डेटर्स अकाउंट। चलो जी, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या करते थे हम, एक और एंट्री पास करते थे, जो ये बैड डेट्स होते थे ये मेरे साल भर का प्रॉफिट भी कम कर देते थे। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है, तो हमें कौन बचा लेगा, यहाँ पर प्रोविजन बचा लेगा। तो यहाँ पर हम एंट्री जो जनरली करते थे वो क्या करते थे, 11th क्लास याद करो, हम लोग करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट। भाई ये जो लॉस हुआ बैड डेट्स का, इसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते थे टू बैड डेट्स अकाउंट। यहाँ पर हम लोग 6,000 और 6,000 लिखते थे, ये करते थे। बट अब क्या करेंगे, जब प्रोविजन अवेलेबल है, जब प्रोविजन अवेलेबल है तो हम उसको पीएनएल में नहीं डालेंगे, हम इसको कहाँ डालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स के अंदर डाल देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पर हम सेकेंड एंट्री ये पास करेंगे। अब क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी एक प्रॉफिट में से हिस्सा निकाला हुआ था, हमने प्रोविजन बना करके रखा हुआ था, तो उसी से इसको अब सेट ऑफ कर लेंगे ना जो नुकसान हो गया। अब दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री ये हो गई हमारे पास। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नुकसान हुआ, क्या नुकसान हमारा कोई रीवैल्यूएशन में गया, नुकसान यहाँ पर अभी तक कोई रीवैल्यूएशन में नहीं गया। अभी तो हमारे जो डेटर्स थे डेटर्स कम हुए हैं, इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट भी देखेंगे। अब देखो, जब 6,000 रुपए के डेटर्स चले गए, डेटर्स हमारे पास यहाँ पर थे 1,35,000 के, इसमें से 6,000 के चले गए। मैं वर्किंग नोट्स पर आता हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट्स, पहला नोट आ जाएगा यहाँ पर डेटर्स को लेकर, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बीडी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बचे कुछ डेटर्स के ऊपर बनाना है हमें। तो हमारे डेटर्स कितने बचे हैं, हमारे पास डेटर्स थे 135 के, जिसमें से 6,000 के तो बैड डेट्स हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर कितने के डेटर्स बच गए, 1,29,000 के डेटर्स बच गए हमारे पास यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर प्रोविजन कितना बचा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारे पास था, या बैड डेट्स जो हमारे पास था, ये कितना था, ये हमारे पास 15,000 का था, जिसमें से हमने यहाँ पर 6,000 रुपए इसको हटा दिया। तो यहाँ पर देखते हैं अब हमारे पास ऊपर हमें कितना प्रोविजन चाहिए। तो यहाँ पर ये कहता है जो प्रोविजन हमारे पास मेंटेन होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये होना चाहिए 5%। तो 1,29,000 का इंटू 5%, दिस इज इक्वल टू 6,450, ये हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इतना होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर। और हमारे पास है कितना, हमारे पास अभी के लिए पड़ा हुआ है यहाँ पर 9,000 रुपए, इतना है। तो अब एक बात बताना जरा, हमारे पास होना चाहिए 6,450 और हमारे पास पड़ा है 9,000 रुपए, तो दैट मीन्स हमारे पास एक्सेस प्रोविजन पड़ा है, हमारे पास ज्यादा प्रोविजन पड़ा है। तो हमें यहाँ पर जो ज्यादा प्रोविजन है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से राइट बैक करना पड़ेगा, वापस से अपने प्रॉफिट्स में ऐड बैक करना पड़ेगा। हम उसको रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर डालेंगे। प्लीज ये पॉइंट ढंग से समझना। हमारे पास यहाँ पर 135 के डेटर्स थे, जिसमें से 6,000 के बैड डेट्स हो गए, तो यानी कि हमारे डेटर्स कम हो गए। अब उन लोगों से हमें पैसा नहीं मिलना। अब हमें जो पैसा मिलना है 1,29,000 रुपए मिलना है लोगों से। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आया। फिर हमने क्या करा, जो ये 6,000 रुपए का नुकसान हुआ, इसको हमने अपने प्रोविजन से कवर अप करने की कोशिश करी, हमने इसको पीएनएल से कवर अप करने की कोशिश नहीं करी। हम चाहते थे हमारे पास, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक प्रोविजन पड़ा था, तो हम एक प्रोविजन से ही इसको यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करें। तो हमने यहाँ पे प्रोविजन से भी 6,000 रुपए निकाल दिए, और अब हमारे पास प्रोविजन में 9,000 रुपए बच गए। फिर क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि भैया 5% आप लोग प्रोविजन मेंटेन करके चलो। अब अगर हमें यहाँ पर 5% प्रोविजन मेंटेन करना है, तो 5% बचे कुछ डेटर्स का जब हमने निकाला, ये हमारे पास आ जाता है 6,450, 6,450 रुपए। अब हमारे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन पड़ा है, ऑलरेडी हमारे पास 9,000 का पड़ा था, और इतना हमारे पास होना चाहिए था। दैट मीन्स हमारे पास एक्सेस में प्रोविजन पड़ा हुआ है। तो ये जो एक्सेस प्रोविजन है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
इधर लिख लो एक्सेस प्रोविजन, और हमारे पास एक्सेस प्रोविजन है 9000 माइनस 6450, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2550 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऊपर तुम एग्जाम में हिंदी में तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड, इधर क्या लिखोगे, टू बी मेंटेन्ड, और यहाँ तुम लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हिंदी में मत लिखाना एग्जाम में, सर आपने लिखवाया था हिंदी में, हम वहाँ हिंदी में ही लिखा है, नहीं। तो यहाँ पर एक्सेस प्रोविजन 2550 रुपए है, जो कि हमें राइट बैक करना है। तो राइट बैक करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो 2550। अब बैलेंस शीट पर आ जाओ, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट पे जो हमारे यहाँ पर डेटर्स हैं, अब कितने के रह गए, अब डेटर्स हमारे पास 1,29,000 के रह गए, और इनके ऊपर जो हमने प्रोविजन मेंटेन करना था 5% के हिसाब से, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमारे पास 6450 का निकल के आया, माइनस कर लो डेटर्स कितने के हो गए, 129 में से 6000 गए तो 123, 123 में से हम लोग 400 निकालेंगे तो 122,600, 122,550। मैं फिर भी एक बार यहाँ पर कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने मेंटली करा है, तो 1,29,000 माइनस 5%, 122,550 परफेक्ट। तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या करनी है, अब जो प्रोविजन हमने राइट बैक करा, तो राइट बैक जो प्रोविजन करा उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोविजन राइट बैक होता है वो हमारे रीवैल्यूएशन के बैलेंस को बढ़ा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास देखो यहाँ पर एंट्री क्या करी है हमने, हमने करी है बाय प्रोविजन फॉर, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउट, पेन पे हो जाओ, ये पेन पे स्विच करते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हम लोग इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, और हमारे पास ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी 2550, और इधर भी हम लोग लिख देंगे 2550 रुपीज। ये प्रोविजन जो हमने बनाया हुआ था, अब हम इसको वापस से राइट बैक कर रहे हैं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये थोड़ी सी टेक्निकल एडजस्टमेंट थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मेरे को कॉल या मैसेज कर लेना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर है और आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हो तो मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड होगा। ठीक, अब हम लोग अपनी अगली एडजस्टमेंट पर बढ़े। तो अगली हमारे पास डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया। अगली एडजस्टमेंट में बी पार्ट में कहता है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स को खत्म कर दो। हमारे पास यहाँ 90,000 रुपए के पेटेंट्स हैं, इनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही होगी इस साल, तो हमने इनको बिल्कुल खत्म कर देना है। तो पेटेंट्स जब हम खत्म करेंगे तो हमारा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, और हम अपने नुकसान में डेबिट साइड यहाँ पर लिख देंगे टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स अकाउंट, और कितना हमारे पास है यहाँ पर 90,000 का। और क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि 90,000 के थे, 90 से ही लेस करने तो जीरो, कुछ बचेगा ही नहीं। तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जीरो है, दिखाना चाहो तो पेटेंट जीरो दिखा दो वरना मत दिखाओ, ये सेकंड इफेक्ट है। साथ में हम लोग इसकी यहाँ पर एंट्री भी करेंगे, तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा पेटेंट्स, और पूरे के पूरे 90,000 रुपए यहाँ पर दिखा दो, पूरे के पूरे फुल फ्लेजेड 90,000 यहाँ पर हमारे पास चले जाएंगे। देन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री आएगी, लेट्स सी, इसी ट्रांजैक्शन में आगे कहता है स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो इन तीनों को 5-5% से हम लोग डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो अगली एंट्री यहाँ पर आ पाएगी, चलो आ तो जाएगी, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कंबाइन एंट्री कर रहा हूं मैं ये स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग की, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, और यहां पर हमारे पास टू बिल्डिंग अकाउंट। आई गेस यही तीन एसेट्स थे हमारे पास, 5-5% हमें इन पे लगाना है डेप्रीसिएशन। तो स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक था हमारे पास कितने का, 1,50,000 रुपए का। अगर मैं इस पे 5% निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 7,500। तो यहाँ पर आई राइट डाउन 7,500, इतने से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मशीनरी हमारे पास थी 4.5 लाख की,
4.5 लाख पे अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 45 इंटू 4 2250, ये आ जाएगा हमारे पास 22,500। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 22,500 मशीनरी के ऊपर 22,500। और फिर हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, मशीनरी पे हो गया, स्टॉक पे हो गया, पेटेंट्स भी हमने निपटा लिया, बिल्डिंग 3 लाख की है, 3 लाख पे 5% निकालते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये। तो ऑल इन ऑल टोटल मिला के ये हमारे को 45,000 रुपीज का नुकसान हो गया। अब इसकी एंट्री की पोस्टिंग हम लोग कर देंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिख लो टू स्टॉक, टू मशीनरी, और साथ में यहाँ पर लिख लो बच्चों टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक, स्टॉक कम किया हमने 7,500 से, मशीनरी हमने कम करी यहाँ पर 22,500 से, और बिल्डिंग हमने यहाँ पर कम करी 15,000 से। और साथ में दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, बैलेंस शीट में स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यूज कम कर लेंगे। बिल्डिंग 3 लाख की थी, 5% से कम करनी है यानी कि 15,000 से, तो इधर रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा हमारे पास 285। मशीनरी 4.5 लाख की थी, 22,500 से कम करनी है, तो 4.5 लाख में से जब हम लोग 22,500 निकालेंगे तो आई गेस ये बच जाएगा 4,27,500। मेंटली कर रहा हूँ, 20,000 गए तो ठीक है, 4,30 बच गया, 2,500 बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। स्टॉक हमारे पास कितने का था, स्टॉक हमारे पास था यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख में से अगर हम लोग 7,500 निकालते हैं तो ये हमारे पास 142,500 बच जाते हैं, 750 नहीं 500। तो ये यहाँ पर हमारे पास स्टॉक बच गया। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री भी कर ली और हमने इसकी पोस्टिंग भी कर ली। अब आ जाओ आगे, NNS will share future profits in the ratio of 2:3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, NSG, और इनकी रेशो थी 2:3:5। जो हमारे पास तीसरा पार्टनर था जी ने रिटायर हो गया। तो अब आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितनी गिवन है, 2:3:5। ये किसकी है, NSG। अब जी यहाँ से चला जाता है, तो अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट ना दिया होता, डी पॉइंट ना दिया होता, तो न्यू रेशो कितनी होती, न्यू रेशो हमारे पास हो जाती है यहाँ पर 2:3। और न्यू डी पॉइंट में भी क्या कह रहे हैं, न्यू रेशो क्या है, 2:3। तो हमारे लिए यहाँ पर काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया, कि हमारी यहाँ पर जो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी वो भी कितनी बन जाएगी। ये हमारा पेन चलना बंद हो गया यहाँ पर, एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है। ओके, हमारे पेन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। मैं एक बार पॉज कर देता हूँ जब तक ये फाइल रिकवर हो रही है। चलो आ गई हमारी फाइल वापस। तो न्यू रेशो ये चला गया हमारे यहाँ से, जो हमने न्यू रेशो लिखा था ना। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं। जी के जाने पर न्यू रेशो वैसे तो होनी चाहिए थी 2:3। और डी पॉइंट भी क्या कहता है, डी पॉइंट भी कहता है कि न्यू रेशो कितनी है, यहाँ पर न्यू रेशो ले लो 2:3। तो यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया। अगर यहाँ पर न्यू रेशो कुछ और होती तो हमें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ती। बट जब पुराना पार्टनर चला जाता है और रिमेनिंग पार्टनर्स वही रेशो रखते हैं अपनी जो पहले थी, तो यहाँ पर हमारे पास गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो भी किसके बराबर हो जाती है, गेनिंग रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी बराबर हो जाएगी यहाँ पर 2:3। अब सिंपली हम लोग अपनी गुडविल वाली एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आ जाओ गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पर हमारी शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल किसकी, जी की। तो यहाँ पर लिख लो जी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 थी, और जी का शेयर कितना था, 5/10 था ओरिजिनल रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो 45,000 है, इस 45,000 को कौन देगा, कौन बेयर करेगा, एन और एस, बचे कुछ पार्टनर इस शेयर को बेयर करेंगे। किस रेशो में, 2:3 की रेशो में। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा एन और एस, ये दे देगा 45,000 का 2/5, और यहाँ पर इसको देना पड़ेगा 45,000 का 3/5। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 रुपये, 18,000, और ये 9 × 3 हमारे पास आ जाएगा 27,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, NS, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, जो जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है। तो NS to G हमारी एंट्री हो जाएगी 18,000, 27,000, और यहाँ पर हमारे पास 45,000। तो क्या करें इसका, इनके यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनके कैपिटल अकाउंट्स में लिखते हैं।
इधर हम लिखेंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, मीडियम चिजल, ठीक है, बाय एन्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग अमाउंट्स लिखेंगे किसके कॉलम में, यहाँ पे हम लोग जी के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जी को तो मिल रहा है ना, जी को तो क्रेडिट होगा, जी को तो गुडविल का पैसा मिलेगा, मिलेगा तो उसको अपने अकाउंट में क्या कर लेगा, क्रेडिट कर लेगा। तो 18,000 बच्चों यहाँ पर क्रेडिट, 27,000 उसको एस से मिल गया, तो यहाँ पर भी क्रेडिट। अब इन दोनों की कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू जीज कैपिटल अकाउंट, और जी के कैपिटल अकाउंट किसकी, एन और एस के कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं, जी की वजह से। कितना कितना हो रहे हैं, एन बेचारे को शेयर देना पड़ रहा है 18,000 रुपए, और एस को देना पड़ रहा है यहाँ पर 27,000 रुपए। एज सिंपल एज दैट, बट इसकी हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर यह आ जाएगा एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, 27,000 आ जाएगा एस का शेयर, और जो जी को मिलेगा दैट विल बी 45,000। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहां पर आ जाएगा जी इज कैपिटल अकाउंट। ये हमारे यहां पर इसकी जर्नल एंट्री भी हो गई। क्या अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बचा है? अब हमारे पास क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं बचा, बट हम लोगों को बैलेंसिंग करनी है। तो आ जाओ बैलेंसिंग भी एक बार देख लेते हैं। अगर हमारी बैलेंस शीट अल्टीमेटली मैच हो गई, दैट मीन्स हमारा आंसर कहीं ना कहीं सही है। अब हमारे पास बचा एक चीज बची है, देखो हम बहुत अच्छा कर रहे थे, अगर हम लोग टिक मार्क करते हुए चल रहे थे, हमने अभी तक कैश की यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करी। तो कैश की पोस्टिंग कर दो, कैश में तो कुछ आ नहीं रहा अभी भी, तो 1,20,000 रुपए हम लोग यहाँ पर अपने कैश में लिख लेते हैं। कैश के अंदर हम लोग यहाँ पर 1,20,000 रुपीज नोट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे तो ज्यादा पैसा है नहीं, सिर्फ 2,550 रुपए। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखते हैं डेबिट साइड का टोटल कितना है। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 1,65,000। दैट मीन्स हमारे पास रीवैल्यूएशन का लॉस आया है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर भी हमारे पास 165 होना चाहिए, इसमें से हम लोग 2,550 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर रीवैल्यूएशन लॉस बन रहा है 162,450। तो ये जो लॉस है ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा। बैलेंसिंग फिगर इज बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और ये तीनों पार्टनर्स में बटना चाहिए, किस किस में, एन, एस और जी में। एन्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना कितना लॉस आ जाएगा ये हमारे पास, 162,450 को बांटो भाई 2:3:5 में, ये आएगा 32,490। आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर, ये नहीं कि मैंने करवा दिया यहाँ पे तो आप लोग छोड़ दोगे। ये हमारे पास 162,450। अब ये जो लॉस हुआ इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लो, इस लॉस की सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉस की जर्नल एंट्री क्या होगी, तीनों पार्टनर्स के हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स जो हैं डेबिट हो जाएंगे। एन का डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास यहाँ पर जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हम लोग टू रीवैल्यूएशन लिख देंगे। यहाँ पे लिख दो डेबिट डेबिट डेबिट, और इनके बैलेंसेस कितने कितने आए थे, 32,490, 32,490। फिर हमारे पास है 48,735, 48,735, एंड देन वी हैव 81,225, 81,225, और ये तो हमारे पास जो लॉस था 162,450 का लॉस आ गया। तो यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, बट इस लॉस को हमें यहाँ पर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना लॉस, ये लॉस डाल दो, कितना कितना, 32,490, 32,490। फिर हमारे पास आ जाएगा 48,735, 48,735, एंड देन लास्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 81,225। अब क्या और कुछ बचा है, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज आती है, कैपिटल अकाउंट अब किस किस के बचेंगे भाई, जी तो जा रहा है,
जी ने तो यहाँ पर जा रहा है, ये तो उसने तो बाय बाय बोल दिया हमें। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट्स बचेंगे सिर्फ और सिर्फ वो बचेंगे एन के और एस के। तो यहाँ पर तुम बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं, एन और एस का कितना आ रहा है 2,25,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है 243। यहाँ पर टोटल अगर मैं करूँ, ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 2,43,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 15,000 माइनस 18,000 माइनस 32,490, ये आ जाएगा हमारे पास 1775 177510। ठीक, अब हम लोग एस का कर लेते हैं। फिगर्स इतने अजीब आ रहे हैं, कई बार ना विश्वास नहीं होता कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। राउंड फिगर्स नहीं आ रहे ना, 177510, बट कोई नहीं, हमारा आंसर मैच करेगा क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर लगाए हैं यहाँ पर। अब हम लोग अपना इसका एस का भी टोटल कर लेते हैं, 3,75,000 प्लस 27,000, तो ये आ जाता है टोटल 4,02,000। इधर भी होना चाहिए 4,02,000। तो एस का जो बैलेंस आएगा ये देख लेते हैं, 4,02,000 में से माइनस कर देंगे इसके डेबिट साइड वाली सारी आइटम्स, 22,500, 27,000 और 48,735। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस बच जाता है 303,765। सर अब जी का क्या करें, जी तो जा रहा है, मैंने कहा जो जा रहा है उसको जो पैसे देने हैं, क्या हम दे रहे हैं पैसे अभी? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसको इंस्टेंटली कैश से पे कर रहे हैं या चेक से पे कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। देखो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कुछ भी नहीं बोला गया ऐसा। तो क्या करें इस सारे पैसे का? इस सारे पैसे का हम लोग जी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम कहेंगे भाई साहब जी, आप ऐसा समझ लो कि आपने लोन दिया हुआ है फर्म को, और हम ये जितना भी पैसा है आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद हम आपको ये लोन दे देंगे। तो इसका बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस तो ऐसे ही निकलेगा जैसे निकलता है, तो 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, ये हमारे पास 540 आ जाता है, जिसमें से हम लोग जी का डेबिट बैलेंस भी माइनस करेंगे। 540 में से 37,500 तो माइनस कर दो पीएनएल का शेयर, और फिर रिवैल्यूएशन लॉस का भी शेयर माइनस कर दो 81,225। इसका शेयर आ जाएगा यहाँ पर जी के लोन का 4,21,275 रुपीज, और नीचे हम लोगों का जो टोटल है दैट विल बी 5,40,000। लग नहीं रहा था ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, लेकिन देखो काफी अच्छा खासा क्वेश्चन निकल के आ गया। अब यही बैलेंसेस को हम लोग कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा एक तो जीज लोन अकाउंट, क्योंकि अभी लोन में चला गया, और साथ में जो कैपिटल अकाउंट्स हैं अब हमारे पास, जो कैपिटल अकाउंट्स हैं यहाँ पर वो किस किस के बच जाएंगे? वो बच जाएगा एन का और एस का। तो जी के लोन में कितना डालें? जी के लोन में डालेंगे 4,21,275। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4,21,275, 421,275, और एन और एस का कितना कितना बैलेंस है? 177,510, 177,510, और हमारे पास है 303,765, 303,765। चलो जी, अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, 303,765 प्लस 177,510, ये आ जाएगा अब हमारे पास 481,275। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, टोटलिंग करते हैं, हम बस टोटलिंग रह गई है, तो टोटलिंग कर लो। अपना लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल मैच करना चाहिए, और करेगा मैच, ऐसा नहीं है कि नहीं मैच करेगा। बुक में इसका आंसर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। क्वेश्चन में हमने लिखा था ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो ये तो हमें खुद ही बनाने हैं यहाँ पर। तो टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। तो टोटलिंग कितनी कितनी आ रही है, लेट्स सी। क्रेडिट साइड पर 195 प्लस 421,275 प्लस 481,275, ये हमारे पास दोबारा से करते हैं, 195 प्लस 421,275 प्लस 481,275, ये हमारे पास आ गया 10 लाख, ये आ जाता है 10,97,550। अब हम लोग अपनी एसेट्स वाली साइड पर आ जाते हैं। एसेट्स में कितना आ रहा है टोटल? 1,22,550 प्लस 142,500 प्लस 427,500 प्लस 285 प्लस 1,20,000, तो ये आ जाता है 10,97,550। लो जी, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर गई। क्या यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया? एक पॉइंट छोटा सा भूल गए, जो जी का लोन अकाउंट खोला गया है यहाँ पर, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्या? जर्नल एंट्री भी तो बनेगी यहाँ पर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो यहाँ पर, जर्नल एंट्री कहाँ से बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाएंगे हम लोग जर्नल एंट्री। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज
लोन अकाउंट। तो आ जाओ यहाँ पर एक फाइनल एंट्री कर लेते हैं हम लोग अपनी। फाइनल एंट्री क्या है? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है, अब कैपिटल से हटा करके कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर हम इसके लोन अकाउंट में डाल देंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 421,275 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं देखकर। 421,275 हमने ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया है जर्नल एंट्रीज के साथ। बट चिंता मत करो, एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री मांगेगा 8 नंबर में, या फिर आपसे ये तीनों अकाउंट्स मांगेगा। यहाँ पर मान के चलो अभी हमने 16 नंबर का क्वेश्चन करा है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ग्रास्प करने की कोशिश करो। आगे जब हम चलेंगे थोड़े थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट तो है ही है, साथ में लोन अकाउंट में बाय द वे ऑफ इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे हम लोग। तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी करना है हमें, साथ में हमें और भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। So I'll see you in the next video. Stay tuned, keep learning. Thank you so much for watching. Bye bye and take care. ध्यान रखना।